बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और अब मैं हाजिर हूँ कक्षा 7 की विज्ञान का दूसरा पाठ प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण। और आपको पता है इसका लेक्चर 1 हो चुका है और ये है हमारा लेक्चर 2। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में कि खाद्य अंतःग्रहण की अलग अलग विधियां हैं कि भोजन को अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार से अपने शरीर में लेते हैं। अंतःग्रहण मतलब भोजन का शरीर के अंदर लेना। जैसे हम अपने मुख में भोजन को रखते हैं, ये भोजन का अंतःग्रहण है। लेकिन सभी जीवों के आपको पता है, सूक्ष्म जीव हैं अमीबा जैसे, उनके कोई मुख ही नहीं होता, या मुख हमारी तरह से नहीं होता, या किसी के हाथ हम जैसे हमारे हाथ होते हैं ऐसे नहीं होते, अंग नहीं होते इस प्रकार से, या उनकी पाचन प्रणाली जो है वो हमारी तरह से नहीं होती है। तो सभी जीव अलग अलग प्रकार से भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। अंतःग्रहण का मतलब भोजन को शरीर में लेना, अंदर लेना, यानी अपने मुख में लेना, इसको हम कहते हैं भोजन का अंतःग्रहण। जैसे हम बात कर रहे थे कि भोजन की अलग अलग विधियां हैं। एक छोटी सी मधुमक्खी या तितली या फिर मरमर पक्षी, जिसको हम हमिंग बर्ड भी बोलते हैं, ये क्या करते हैं? फूलों का मकरंद चूसते हैं, यानी फूलों का रस चूसते हैं। आपने देखा होगा कि मच्छर जो है या मक्खी है, वो भी किसी न किसी मतलब चूसते हैं, वो भी उनमें चूसक होते हैं, भोजन को हमारी तरह से नहीं खाते हैं। मनुष्य में भी अगर छोटा मनुष्य है या कुछ जंतु हैं जैसे गाय है, भैंस है, इनमें भी जब छोटे बच्चे होते हैं वो भोजन को हमारी तरह से नहीं खाते हैं, दूध पीते हैं, वो भी एक तरह का चूसना है। कुछ जानवर जैसे अजगर है, सांप है, वो भोजन को चबाते ही नहीं, सीधा निगल जाते हैं। वयस्क मनुष्य के अंदर या हम और आप, हम भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं। गाय है चबाती है, भैंस है चबाती हैं। लेकिन गाय, भैंस और हमारे अंदर भी भोजन को अलग अलग विधियों से लिया जाता है। वो हम सारा आगे डिस्कस करेंगे। आपको पता है शेर जो है वो शिकार करता है। मछली जो है या तो बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है या फिर शैवाल को खाती है। छिपकली है, मेंढक है, ये मक्खी, मच्छरों को और छोटे छोटे कीटों को खाते हैं। समुद्र में स्टारफिश होती है, उसका जो शरीर है वो बहुत कठोर होता है, लेकिन बीच में आमाशय होता है। उसके हमारे मुख की तरह से ऐसा कोई तरह से ऐसे नहीं होता, वो अपने आमाशय को ही बाहर निकाल देती है और उस आमाशय से किसी भी जीव के कोमल कोमल नरम नरम भागों को खा लेती है और वो आमाशय अंदर चला जाता है। फिर धीरे धीरे वो आमाशय में पचता रहता है। इस तरह से अलग अलग जीवों में पोषण की या भोजन के अंतःग्रहण की अलग अलग विधियां हैं। जैसे आपको बताया कि स्टारफिश में आमाशय जो है, पेट जिसको हम कहते हैं, अपनी भाषा में सीधा ही कह देते हैं, वो आमाशय बाहर निकलता है, वही कोमल अंगों को खा लेता है और वो सीधा आमाशय में चला जाता है। तो अंतःग्रहण की अलग अलग विधियां हैं। मनुष्य के अंदर जो पाचन होता है, भोजन किस तरह से अंतर्ग्रहण होता है, किस तरह से भोजन का पाचन होता है, फिर भोजन का अवशोषण होता है, फिर उससे ऊर्जा निकलती है, फिर व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, ये सब क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले अंतःग्रहण होगा, यानी भोजन को अंदर लिया जाएगा। फिर भोजन का पाचन होगा और पाचन के बाद भोजन का अवशोषण होगा।
यानी वो पचा हुआ भोजन अवशोषित हो जाता है। उसके बाद उस भोजन से ऊर्जा निकलती है और फिर जो बिना पचा हुआ भोजन है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरे पाचन तंत्र में क्या क्या है, मनुष्य के इस पूरे पाचन तंत्र में हम आज वही सीखेंगे। देखिए, ये एक चित्र बना रखा है मनुष्य के पूरे पाचन तंत्र का। भोजन मुख के द्वारा अंतर्ग्रहण होता है, आपको पता मुख में अंतर्ग्रहण होता है, मुख से शुरू होता है और मल द्वार यानी गुदा तक, ये हमारी जो है पाचन तंत्र है ये पूरा। और इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है एक वयस्क मनुष्य के अंदर। हम किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं, पाचन होता है, अवशोषण होता है, किस प्रकार से ऊर्जा निकलती है और किस प्रकार से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले कि ये पाचन तंत्र है क्या, हम इसके बारे में जानें। देखिए, सबसे पहले इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं। मानव पाचन तंत्र, के मुख्य भाग। सबसे आगे मुख, आपको पता है मुंह होता है, मुख, और मुख के अंदर क्या होता है, मुख गुहिका। तो हम मुख की बात करते हैं, फिर मुख गुहिका की बात करते हैं, मुख गुहिका के बाद हमारे यहाँ शरीर में जो है ग्रासिका है, यानी ग्रास नलिका, यानी जिसको हम ग्रसिका ही कहेंगे, ग्रसिका, ईसोफेगस कहते हैं इंग्लिश में, या ग्रास नलिका भी कहते हैं। उसके बाद आगे का एक फूला हुआ भाग होता है, उसको कहते हैं अमाशय। अमाशय जुड़ा होता है छोटी आंत से, छोटी आंत को हम शुदांत्र बोलते हैं, और फिर उसके आगे बड़ी आंत, इसको वृदांत्र बोलते हैं हम। यहां से लेकर और ये मलाशय तक, ये सारा जो मलद्वार तक आप लगा लीजिए, ये बड़ी आंत है। ये जो नीले भाग में दिखा रखी, यहाँ से शुरू होके आगे तक ये छोटी आंत है। ये लाल भाग वाला अमाशय है, ये काले भाग वाला ग्रसिका है। और ये जो काला जो है ये भाग, ये आपको बता दिया बड़ी आंत है, वृदांत्र है। इसके अलावा इसमें हम 2 ग्रंथियों का भी है, ये हरे रंग की जो दिखा रखी हैं आपको, यकृत और अग्नाशय। ये अंग नहीं है, ये ग्रंथियां हैं, यकृत अग्नाशय, ये दोनों क्या हैं, ग्रंथियां हैं। ग्रंथियों की अहम भूमिका है। हम बीच में जब हम इसको पूरा करेंगे तब पाचन में तो आपको बताएंगे। ये मुख्य भाग। हम सबसे पहले शुरू होते हैं मुख से। मुख 2 होठों से घिरा हुआ होता है। ये हमें बोलने में और भोजन को मुख में रखने में, यानी मुख गुहिका में रखने में सहायता करता है। मुख गुहिका यानी कि मुंह के अंदर का ये जो खाली जगह है, ये मुख गुहिका है। और मुख गुहिका में दांत होते हैं, जीभ होती है और लाला ग्रंथियां यानी कि लार ग्रंथियां होती हैं। मुख गुहिका में क्या होता है, देखिए,
एक जीभ, दांत और लाला ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, 3 जोड़े लार ग्रंथियां होती हैं हमारे मुख गुहिका में, एक इधर एक इधर। इनका नाम यहां पे और यहां पे पैरोटिड लार ग्रंथि है, यहां पे एक इधर और एक जोड़ी जो है जीभ के ठीक नीचे। ये सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल, नाम आपको आवश्यकता नहीं है इस क्लास में, लेकिन आप ये देखिए कि 3 जोड़े लार ग्रंथियां होती हैं मुख में। वयस्क मनुष्य के मुख में 32 दांत होते हैं और एक जीभ होती है। दांतों के बारे में, जीभ के बारे में और ग्रंथि के बारे में, उनका कार्य क्या है, ये हम अगले लेक्चर के अंदर वो करेंगे। पहले हम इस पूरे भाग को डिस्कस करेंगे और अगले लेक्चर में हम ये अलग अलग आपको बताएंगे कि लार ग्रंथियों का क्या कार्य है, लार का क्या कार्य है। दोबारा नाम बताए जाएंगे, आप नोट कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा है। और सभी दांतों के प्रकार बताए जाएंगे। और एक विशेष बात आपको बता देता हूँ कि आपकी किताब में भी दांतों के प्रकार दे रखे हैं, और लेकिन उसमें एक छोटा सा लाइन गलत जगह लगी हुई है, वो आपको ठीक करवाऊंगा मैं कि कहाँ से गड़बड़ है। और जीभ के बारे में बताया जाएगा कि जीभ का कौन सा भाग किस स्वाद के लिए उत्तरदायी है, कौन सा स्वाद पता लगता है। तो वो कार्य वो अगले उसके अंदर लेक्चर में आपको बताए जाएंगे। इसमें पहले हम इस पूरे को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक में डिस्कस करने बहुत लंबा हो जाता है, फिर ये आपको डाउनलोड करने में दिक्कत करता है। तो मुख गुहिका में दांत होते हैं, जीभ होती है और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां या लाला ग्रंथियां होती हैं। इसके बाद मुख गुहिका का दूसरा सिरा, आप सीधा ही कह दीजिए, ग्रसिका से जुड़ा होता है। वैसे एक भाग है कीप के आकार का, इसको हम फेरिंक्स बोलते हैं, इससे जुड़ा होता है, लेकिन आपके लिए आप सीधा ही कहिए कि ये सीधा ग्रसिका से जुड़ा होता है। ग्रसिका लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है और जिसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता। इसका कार्य भी हम अगली जब आगे के वीडियो में उसमें करेंगे। यहाँ भोजन का कोई पाचन नहीं होता, केवल भोजन यहाँ से मुख गुहिका से और आमाशय तक लाने में ये सहायता करती है। और ये हमारी जो छाती है यानी थोरेसिक कैविटी है, वक्स गुहिका है, इसके बीच में से सीधी जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी एंजाइम उत्पन्न नहीं होता, यानी इसमें अपना कोई पाचन नहीं है भोजन का। लेकिन भोजन इसमें जो है एक विशेष रूप से चलता है। ये जहाँ जहाँ भोजन चलेगा वहाँ से ये फूल जाएगी। वो इस प्रकार से हो जाएगी कि मान लिया जहाँ से भोजन जा रहा है, यहाँ पे भोजन है, तो ये जो है यहाँ से थोड़ा सा फूल जाएगी जहाँ पे भोजन होगा। इस प्रकार से फूल जाएगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, भोजन है। जैसे जैसे भोजन आगे चलता रहेगा वहीं से फूलती रहेगी और आगे पीछे से पतली होती रहेगी। जैसे आप एक किसी रबर की नलिका में या ट्यूब जैसे साइकिल की ट्यूब होती है, उसमें एक बड़ी गेंद फंसा दें, जहाँ गेंद होगी वहाँ से वो फूल जाएगी, आगे पीछे से फूलेगी नहीं। वैसे ही इसके अंदर जो है भोजन चलता है ग्रसिका में। ग्रसिका की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है और ग्रसिका आमाशय से जुड़ी होती है। आमाशय एक थैलीनुमा संरचना है, यहाँ पर भी भोजन का पाचन होता है। आमाशय में आमाशय रस निकलते हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और ये आमाशय रस भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी भोजन के पाचन में भी सहायता करता है और जो जीवाणु भोजन के साथ अंदर आ गए हैं उनको मार देता है। आमाशय जो है छोटी आंत से जुड़ा होता है।
यहाँ से छोटी आंत शुरू हो जाती है अमाशय के बाद। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.5 मीटर के लगभग होती है। वैसे 6 से 7.5 मीटर हो सकती है, लेकिन लगाई औसतन 6.5 मीटर। फिर इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मोटाई बहुत कम होती है, इस करके इसको छोटी आंत कहते हैं। और छोटी आंत हमारे इस पेट के निचले हिस्से में होती है। जैसे इसमें दिखा रखी है छोटी आंत ऐसे नहीं होती, बस इकट्ठी करके इसके अंदर रखी होती है। कोई एक विशेष संरचना नहीं है कि जैसे ये दिखा दिया ऐसे ही होती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होती। बस इकट्ठी की हुई। आप लगा लीजिए कि आपको 6 मीटर 6.5 मीटर को थोड़ी सी जगह में कर रखना हो तो उसको बिल्कुल इकट्ठा करके रख दें, कोई आकार नहीं, लेकिन उसमें वो बिल्कुल आराम से जचाई हुई होती है, रखी हुई होती है, यानी वहाँ पे फिट होती है। लेकिन कोई एक विशेष आकृति नहीं है कि इस तरह से रखी जाएगी। आप किसी भी तरह से यहाँ से शुरू करके यहाँ तक इसको मिलाना है और इसमें लगभग 6.5 मीटर को फिट करना है। किसी भी प्रकार से हो सकता है, हर मनुष्य में उसका थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है, लेकिन बस इसके अंदर सारे में व्यवस्थित होती है। छोटी आंत में देखिए, भोजन जैसे हम मुख गुहिका में रखते हैं वहां से ही पाचन शुरू हो जाता है। अमाशय में भी पाचन होता है, छोटी आंत में भी भोजन का पाचन होता है, और छोटी आंत में आते आते भोजन पूरी तरह से पच जाता है। अब छोटी आंत बड़ी आंत से वृदांत्र से जुड़ी होती है। यहाँ पे एक छोटी सी उंगली के आकार की संरचना होती है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। ये हमारे शरीर में होती है, लेकिन इसका कोई कार्य नहीं है। जानवरों में जो सेल्यूलोज खाते हैं, घास खाते हैं, उस घास को पचाने के लिए इसमें से रासायनिक पदार्थ, एंजाइम कहते हैं उनको, वो निकलते हैं। लेकिन हम नहीं खाते इस तरह का भोजन, इसलिए हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं है। उपस्थित अवश्य है, और ना ही ये कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करती है हमारे शरीर में। अब छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ी होती है। जो भोजन हम खाते हैं वो लगभग छोटी आंत में आते आते पच जाता है। सारा का सारा भोजन छोटी आंत में आते आते छोटी आंत में आकर अंत में जरूर पच जाता है। और फिर छोटी आंत में उंगली के आकार की संरचनाएं होती हैं, उसको भी हम बाद में हर एक भाग को अलग अलग बिल्कुल एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको एक सामान्य आइडिया दे रहा हूँ। छोटी आंत में भी उंगली के आकार की संरचनाएं होती हैं जिसको दीर्घरोम कहते हैं, और वो दीर्घरोम जो है भोजन का अवशोषण कर लेते हैं। जो पचा हुआ भोजन है, हमने भोजन खाया, भोजन मुख में रखा, आपको होता है मुख में क्या होता है वो अभी बताएंगे, डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ एक बार बता रहा हूँ कि मुख गुहिका किससे जुड़ी होती है, ग्रासिका से। ग्रासिका किससे जुड़ी है? आमाशय, यानी भोजन पहले मुख में रखेंगे, मुख गुहिका से वो ग्रासिका में आएगा, ग्रासिका से अमाशय में आएगा, अमाशय से छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत से में आकर वो पच जाता है और वो अवशोषित हो जाता है उसकी दीवारों में, और वो रक्त में चला जाता है, और रक्त उसको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देता है। अब जो बिना पचा हुआ भोजन का वो भाग जो पचा नहीं, वो छोटी आंत से निकल के कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत की दीवारों में जब वो बड़ी आंत में आता है तो वो उसमें बहुत अधिक जल की मात्रा होती है और वो एक तरह से बहता हुआ होता है। तो बड़ी आंत की ये दीवारें जो है उसको क्या करेंगी? उस अधिक जल को अवशोषित कर लेती हैं वापिस, और उसमें जल अवशोषण के बाद जो बिना पचा हुआ वो यहाँ मलाशय में एकत्रित हो जाता है, और फिर उसको हम मल द्वार के द्वारा या गुदा से हम उसको बाहर निकाल देते हैं टॉयलेट, लेट्रिन के रूप में सुबह। ये वो रास्ता है जहाँ से होकर भोजन गुजरता है। इस पूरे को हम पाचन तंत्र कहते हैं। हाँ, इस पाचन तंत्र में दो हमारे ग्रंथियाँ मुख्य रूप से काम करती हैं। वैसे ग्रंथियाँ देखो, लार ग्रंथियाँ यहाँ पे ये भी होती हैं। अमाशय की दीवारों में भी ग्रंथियाँ होती हैं जिससे अमाशय का रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जठर रस जिसको कहते हैं। और इसी तरह यकृत भी एक बड़ी ग्रंथि है। ये दिखा रखी यहाँ तक होती है, लेकिन मैंने आपको यहीं तक दिखाई हुई, ये आपको भी यहाँ इस साइड इस तरफ तक होती है, बड़ी होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। इसमें एक भाग होता है पित्ताशय,
और पित्ताशय से पित्तरस निकलता है, और वो पित्तरस भी भोजन के आप ये समझ लीजिए पाचन में सहायता करता है। इसी तरह से दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की अग्नाशय, और अग्नाशय से भी अग्नाशय रस निकलते हैं, वो भी भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। इसी तरह से छोटी आंत की दीवारों में से भी पाचक रस निकलते हैं जो भोजन की पाचन में सहायता करते हैं, और फिर पचा हुआ भोजन छोटी आंत की दीवारों में ही अवशोषित हो जाता है, और बिना पचा हुआ भोजन कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में, और उसमें से जल, बड़ी आंत की दीवारें क्या करती हैं? जल को अवशोषित कर लेती हैं, और व्यर्थ पदार्थ को मलाशय में एकत्रित कर दिया जाता है। फिर सुन लीजिए एक बार, मैं फिर फटाफट रिपीट कर देता हूँ कि भोजन को हम जैसे मुख गुहिका में रखते हैं, वहाँ पर हम उसको चबाते हैं, अभी बात करेंगे मुख गुहिका में क्या होता है, और फिर उसको जो है कहाँ भेज दिया जाता है? ग्रसिका में। ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता, फिर भोजन कहाँ जाता है? अमाशय में। अमाशय में अमाशय रस यानी जठर रस निकलते हैं, और वो भोजन का पाचन करते हैं। कुछ भोजन यहाँ पच जाता है, फिर भोजन कहाँ आता है? छोटी आंत में शुरू हो जाता है, तो यकृत से पित्ताशय आता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस आते हैं, वो भोजन का पाचन करते हैं। फिर छोटी आंत की दीवारों से भी पाचक रस निकलते हैं, वो भी भोजन का पाचन करते हैं। और फिर जब भोजन पच जाता है, पहले ही भाग में लगभग सारा भोजन जो है, पहले ही भाग में, छोटी आंत के पहले भाग में ही सारा भोजन पच जाता है, और फिर आगे भोजन, जो पचा हुआ भोजन है, वो इस छोटी आंत की दीवारों में उंगली के आकार की संरचनाएं हैं जिनको दीर्घरोम कहते हैं। वो दीर्घरोम इसको अवशोषित कर लेते हैं भोजन को, और बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। उसमें जल की बहुत अधिक मात्रा होती है, और बड़ी आंत की दीवारें उस जल को अवशोषित कर लेती हैं और व्यर्थ पदार्थ को मलाशय में एकत्रित कर देते हैं, और फिर मल द्वार के द्वारा यानी गुदा के माध्यम से हम उस व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं लैट्रिन के रूप में। ये तो एक संपूर्ण आपको ये संकेत दिया है कि भोजन किस तरह से कहाँ से होकर जाता है, और इसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। इसका चित्र आवश्यक है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका आकार किसी भी तरह का हो सकता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा दिया कि भाई इस तरह से भोजन इसमें से चलता है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। अब सबसे पहली बात, ये हमारा पाचन तंत्र है, और ये सारे अंग मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं। तो अब क्या होता है, भोजन किस तरह से पाचन होता है, मुख और मुख गुहिका क्या है, हम सबसे पहले उसकी बात करेंगे। आपको पहले ही बताया है कि जो दांतों का है, जीभ का है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज इसमें हम सिर्फ मुख और मुख गुहिका में भोजन का होता क्या है वो करेंगे। मुख व मुख गुहिका। आपको पहले बताया कि मुख जो है दो होठों से घिरा हुआ होता है, यानी जो हमारी आहार नाल है पूरी, उसका एक तरफ बाहर खुलने का दरवाज़ा है मुख। दो होठ होते हैं, इसको जो मुख को बनाते हैं, यानी मुख दो होठों से घिरा हुआ होता है। इसके अंदर एक गुहिका है, खाली भाग। गुहिका मतलब खाली भाग, जिसको हम क्या कहते हैं? मुख गुहिका कहते हैं। मुख गुहिका में तीन मुख्य चीजें, एक लाला और लार ग्रंथियां। आपको बताया था कि मनुष्य के अंदर तीन जोड़े यानी कि कुल 6 लार ग्रंथियां होती हैं। डिटेल हम अगली में उसमें करेंगे। आपको बता दिया था कि पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल, यानी कि 2 पैरोटिड होती हैं, 2 सबलिंगुअल होती हैं और 2 सब मैक्सिलरी होती हैं। ये 6 होती हैं। इनसे लार निकलती है जो भोजन को पचाने में सहायता करती है। दूसरी चीज होती है दांत। आपको पता है 2 प्रकार के दांत होते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत। छोटे बच्चों में
दूध के दांत होते हैं और वो टूट जाते हैं, फिर स्थायी दांत आते हैं, फिर दांतों की उसमें हम चर्चा करेंगे। और तीसरी बात होती है, तीसरी होता है जीभ। जीभ की भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। भोजन का क्या होता है, सबसे पहले हम बात वो करते हैं। जैसे ही भोजन मुख गुहिका में रखा जाता है तो दांतों की सहायता से भोजन को चबाया जाता है, जिससे बड़े टुकड़े छोटे टुकड़ों में बदल दिए जाते हैं। भोजन के बड़े टुकड़े किस में बदल जाते हैं? छोटे टुकड़ों में, क्योंकि उससे पाचन में सहायता मिलती है। इसके साथ साथ लार ग्रंथियां जो है लार उत्पन्न करती हैं और वो लार उस भोजन के साथ मिल जाती है। जीभ उस भोजन का स्वाद चखने में सहायता करती है, इसके साथ साथ भोजन के साथ लार को मिलाती है और भोजन को इधर उधर पलटती रहती है, ताकि दांतों से वो अच्छी तरह से सारा भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, लार अच्छी तरह से उसके साथ मिल जाए। ये सब होता है। दोबारा सुन लीजिए क्या होता है कि जैसे ही भोजन को हम मुख में रखते हैं तो मुख गुहिका में दांतों की सहायता से भोजन को चबाया जाता है, जिससे बड़े भोजन के टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। इसके साथ ही लार ग्रंथियों से लार निकलती है, वह लार भी भोजन के साथ मिल जाती है। जीभ जो है भोजन का स्वाद चखने और भोजन और लार को मिलाने में और भोजन को इधर उधर पलटने में सहायता करती है, ताकि पूरा का पूरा भोजन अच्छी तरह से दांतों से चबाया जा सके और अच्छी तरह से उसमें लार मिल जाए। अब चबाने से क्या होता है कि बड़े टुकड़े छोटों में टूट जाते हैं, जिससे पाचन आसानी से हो जाता है। दूसरा, लार क्या करती है? लार का क्या कार्य है? लार का मुख्य कार्य ये है, आप लार के मैं कार्य लिखवा देता हूं, लेकिन एक बार नोट कर लीजिए। लार का मुख्य कार्य ये है कि भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, यानी कि उसका पाचन शुरू कर देती है। उसका क्या हो जाता है? पाचन आरंभ हो जाता है। जीभ आपको पता है उसका स्वाद भी चखती है, हमें पता रहता है कि किस प्रकार का भोजन हम खा रहे हैं। कहीं वो भोजन जीभ के स्वाद से ही हमें पता लग जाता है कि वो हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं। तो दांतों के मुख्य कार्य भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में चबाकर तोड़ना। लार के मुख्य कार्य क्या है वो हम नोट कर लेते हैं कि लार क्यों होती है। लार के कार्य, नंबर 1, लार में उपस्थित एंजाइम स्टार्च को या स्टार्च का पाचन करते हैं। लार में जो है एंजाइम होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं, आपके सामने शायद पहली बार ये शब्द आया हो। देखिए स्टार्च, इसको हम मंड भी कह सकते हैं। इसमें एंजाइम ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो लार में उपस्थित हैं और वो मंड यानी स्टार्च को शर्करा में बदल देते हैं। वो क्या करते हैं? स्टार्च, या आप इसी को क्या कह सकते हैं, मंड को किस में बदल देते हैं? शर्करा में। कौन? आप यही कर लीजिए, लार, लाला रस या लार आप कह दीजिए। और उसमें वास्तव में उसमें एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है टाइलिन, और वो टाइलिन एंजाइम ही इसको स्टार्च को शर्करा में बदलता है। लेकिन आपके लिए इतना ही है, आपकी कक्षा के लिए, कि जो है लार या लाला रस जो है वो क्या करता है, लार भी कह सकते हैं और आप इसको क्या कह सकते हैं, लाला रस भी कह सकते हैं। वो स्टार्च यानी मंड को किस में बदल देता है? शर्करा में। इसलिए भोजन का स्वाद बदल जाता है, और स्टार्च का शर्करा में बदलना ये भोजन का पाचन प्रारंभ हो गया है। दूसरा जो है
लाला रस भोजन को चिकना बना देता है। जिससे भोजन को निगलना आसान होता है। लाला रस भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है। ये मुख्य कार्य हैं। आपने ये 2 कार्य तो जरूर वो करने कि लार जो है मंड के पाचन में सहायता करती है, और क्या पाचन करते हैं वो मंड को शर्करा में बदल देती है। दूसरा जो भोजन को चिकना बना देती है जिससे उसको निगलना आसान हो जाता है। और तीसरा भी लिख लीजिए कि ये उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मारने में सहायता करता है या मार देता है। तो ये लार के मुख्य कार्य हैं। अब ये जो भोजन है, इस भोजन को हम निगल लेते हैं और निगल के वो कहाँ आ जाता है, ग्रासिका में आ जाता है। आपको पहले ही बताया कि ग्रासिका में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। और आगे क्या होता है, कितने प्रकार के दांत हैं और जीभ की संरचना बनाकर उसके कौन से भाग किस स्वाद को चखते हैं, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर पर रहें, बड़ों का कहना मानें और हर रोज़ का काम हर रोज़ करें, ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।